2008 में राजतंत्र खत्म होने के बाद नेपाल गणतंत्र बना, तब से लेकर अब तक 17 साल में 14 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। लगभग हर साल नई सरकार बनती है क्योंकि वहां की जो पार्टी है राजनीति गठबंधन आधारित है, और यही इसकी बहुत बड़ा मूलतः वजह है जो इस तरह के हालात अब नेपाल में देखने को मिल रहे हैं। ये एक बीमारी की तरह दिखने लगी है संजीत जी। बिल्कुल, ये आप देखिए, आप पूरा जो है, अगर आप इनका जो है देखेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, जैसा बांग्लादेश में हुआ था वही स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टूडेंट्स के हाथ से निकल के जमायतियों के पास चला गया, और उसके बाद जो हमने देखा बांग्लादेश में पिछले एक साल में जो हुआ है, माइनॉरिटीज के ऊपर हमले किए गए, जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको तोड़ा गया, जो 1971 की जो स्टैच्यूज थी उनको जो है बर्बाद कर दिया, वो पूरी हिस्ट्री को चेंज करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे आया, और उसके बाद एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया। सेम चीज आप देखेंगे नेपाल में भी यही हो रहा है कि नेपाल में भी स्टूडेंट्स ने शुरू किया, उनका मुद्दा था कि जो बैन है इसको हटाया जाए और जो करप्शन के अगेंस्ट, लेकिन वहां पे जो है फ्लैश पॉइंट हुआ कि वहां पे गोलियां चल गई, जिसकी वजह से लोगों में और आक्रोश हो गया। और अब ये जेन जी का नहीं रह गया है, अब ये एक नेशनल प्रोटेस्ट है जिसमें जेन जी के जो माँ बाप है या बाकी जो रिश्तेदार है वो भी अब ग्राउंड पे उतर चुके हैं। लेकिन इसमें देखना एक खास बात ये है कि क्या ये इसी तरीके से किया जा रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है CIA और ISI ने मिलके, अमेरिका की डीप स्टेट ने वहां की जो है शेख हसीना गवर्नमेंट को गिराया था। क्या यहाँ पे भी वही तत्व जो काम कर रहे हैं कि ओली साहब, जो कि चीन के प्रति उनका बहुत अच्छा जो है सलूक है, चीन के प्रति उनका प्रभाव है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने ये जो है कह के कि क्योंकि ये चीन की तरफ इनका झुकाव होता जा रहा है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो? ये आने वाले समय में पता लगेगा कि क्या बाहर की एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब इस लेवल का जो प्रोटेस्ट होता है जिसमें पार्लियामेंट में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, मिनिस्टरों को मार मार भगा भगा के पीटा गया जो है, और बाकी जो है एक प्राइम मिनिस्टर की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी उनके घर पे आग लगा दी, जिनके उनकी वाइफ जो है हत्या हो गई, उनकी वाइफ वहां पे जल के मर गई। तो ये सब चीजें हैं, ये स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, ये कोई ना कोई और करा रहा है। और ये जो है क्योंकि चाइना के ज्यादा क्लोज जाता जा रहा था जो है नेपाल, उसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। कितने हैं वो आने वाले समय में पता लगेगा, जब सरकार बनेगी और सरकार का जो रवैया होगा उससे पता लगेगा। हर्षा जी, बिल्कुल, बेहद अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर रेज किए। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे छोटा राष्ट्र और सबसे अस्थिरता यहाँ पर नजर आ रही है, और कई बार यहाँ पर लगातार सरकार बदलने की मांगे उठती रही हैं। इस बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद उग्र। आपको क्या लगता है, क्या इसका रूट कॉज? इसका रूट कॉज तो वही है जो पूरे दक्षिण एशिया में है, क्योंकि नेपाल ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले श्रीलंका में विद्रोह हो चुका है, बांग्लादेश में हुआ है, पाकिस्तान कभी भी सुलग सकता है, पर क्योंकि उसका आकार बड़ा है इसलिए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह वहां पे ऐसा आंदोलन संभव नहीं है, हालांकि उसमें अधिक समय लगेगा। तो इसका रूट कॉज तो वही है कि दरअसल यहाँ की युवा आबादी को रोजगार चाहिए, पर सरकारों के पास ऐसा कोई संस्थागत ढांचा नहीं है कि उस रोजगार चाहने वाली आबादी को वह रोजगार दे सके। नेपाल का हर 5वां आदमी बेरोजगार है, तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं। और अब जबकि अराजकता के हालात है तो यह स्थिति और भी बिगड़ने वाली है। सरकारों को विजनरी होना पड़ेगा, जो वेस्ट से जो आयातित डेमोक्रेसी है उसमें उसको परिवर्तन करके यहाँ की स्थानीय जरूरतों के हिसाब से उनको करना पड़ेगा, क्योंकि यही जो युवा आबादी जब बूढ़ी हो चुकी होगी तब न तो उसमें शारीरिक ताकत होगी कि वह कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, और एक तरीके से वह बाकी आबादी पे बोझ बन जाएगी। तो यह आंदोलन एक तरीके से पॉजिटिव संकेत भी है उन समाजों के लिए जो कि विकास के लिए और संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं जो सरकारें पूरी नहीं कर रही है, जिस तरीके से वामपंथियों ने वामपंथी न होकर अवसरवादी होने का जो उन्होंने सबूत दिया, और जिस तरीके से सरकारें बदली, और जिस तरीके से एक फेल्ड डेमोक्रेसी का उन्होंने पार्शियली फेल्ड, पूरी तरीके से तो फेल नहीं कहेंगे, पर जो पार्शियली फेल्ड डेमोक्रेसी का जो उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, वही जो असंतोष था, वही मोह भंग है जो इन युवाओं में देखने को मिला है। क्योंकि इन्हीं युवाओं के
पिताओं ने, इन्हीं युवाओं के चाचाओं ने, रिश्तेदारों ने राजतंत्र को हटाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी, पुलिस के डंडे खाए। और जब वही इतनी कुर्बानियों के बाद में जब सरकार ठीक से काम नहीं करती है तो मोह भंग होना लाजमी है। हर्षा जी, बिल्कुल। और संजीत जी, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं, क्या लगता है ये पीएम हटाने तक, पीएम के इस्तीफे तक सीमित रहेगा या पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग भी आगे चल के उठेगी? बिल्कुल हर्षा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के हटने से या 2-3 मिनिस्टर के रिजाइन करने से ये प्रॉब्लम का हल नहीं होगा, क्योंकि ये जो युवा हैं, जो इनकी स्टेटमेंट में देख रहा था, ये नहीं चाहते कि ये जो पुराने लोग थे ये यहाँ पे रहे। ये बिल्कुल जो है अपने सिस्टम को पूरा का पूरा बदलना चाहते। ये चाहते कि जो नया जो सरकार बने वो इन्हीं लोगों में से सरकार बने जो इनको ठीक तरीके से गाइड करे, जो करप्शन ना कर सके। आप जैसे तेजावत साहब भी बता रहे थे, जो बेसिक प्रॉब्लम है साउथ एशिया की देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ये कि उनकी आय जो है, जो आम जनता की आय है, वो बहुत कम है। और लेकिन वहां पे जो रूलिंग क्लास है, जिनको हम पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, ऑल्दो डेमोक्रेसी है, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जो लोगों के बीच में वेल्थ की इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा लगाइए कि जो पर कैपिटा इनकम जो नेपाल में है वो 1400 से $1500 है, जबकि वहां के जो इनके जो राज परिवार के, मतलब जिनको मैं राज परिवार वो बोलता हूँ, राज परिवार वो नहीं जो असली महाराजा थे। राज परिवार वो है जो इलेक्शंस के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद अपने आप को राज परिवार समझने लगे। उनका आप खर्चा देखिए, उनके बच्चों को देखिए, जिनको नेपो किड्स कहते हैं, वो उतने जितनी एक महीने में तनख्वाह एक आम इंसान को मिलती है, वो एक दिन में उतना खर्च कर देते हैं। तो ये जब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होनी शुरू होती है, और यही वजह थी जो इंडोनेशिया में भी आपने देखा होगा 28 अगस्त को वहां पे भी प्रदर्शन हुआ था। वहां भी इसलिए इसी हिसाब से हुआ था कि जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको जो हाउसिंग अलाउंस मिलता था वो एक एवरेज इंसान की इनकम से 10 गुना ज्यादा था। तो ये जो जहां जहां ये डेमोक्रेसी के नाम पर जो लुटाई हो रही है, जो करप्शन हो रहा है, उसकी वजह से जनता के बीच में ये आक्रोश है। और वो आक्रोश स्टार्ट में स्टूडेंट्स के साथ होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है उनके अंदर गर्म खून होता है, उनके अंदर जोश होता है, उनके अंदर कुछ करने की जज्बा होता है, उनको डर नहीं होता, तो वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम बाद में स्टार्ट होती है, जब उस चीज का फायदा उठाकर जैसे मोहम्मद यूनुस वहां पे बैठ गए और उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा देश का जो है इतना नुकसान कर दिया। जीडीपी जो है, बांग्लादेश किस रफ्तार से जीडीपी में बढ़ रहा था, आज वो उसी रफ्तार से जो है पीछे आता जा रहा है। वही हाल अब नेपाल का होगा। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, किसी भी देश में जो है बेरोजगारी दूर नहीं होगी। और अगर इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी नेपाल में चलती रही तो नेपाल में कोई भी बाहर का देश अपना पैसा नहीं लगाएगा, जिसकी वजह से और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार अब नई आए, वो सरकार आए जो कि एक सही नेतृत्व दे, करप्शन फ्री सोसाइटी दे और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का बंदोबस्त करे। हर्षा जी।